अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर बस अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजूद है कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कराई जा सकती है या इसका प्रोसीजर क्या है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, आपकी बेनता कॉपरेट में, आपकी बेनता नवाज़शों में हमारे चैनल को बहुत कम अरसे में बड़े चैनल के साथ मिला के खड़ा कर दिया है। आपकी नवाज़शें और आपके कॉपरेट का बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो रजिस्ट्री के बारे में है। अब रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1908 की सेक्शन 7 के तहत होती है, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री होती है। अब रजिस्ट्री का मतलब क्या है? रजिस्ट्री का मतलब है किसी चीज को रजिस्टर करना। जैसे आपको गाड़ी लेते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका जो वाउचर होता है वो लेके जाते हैं और वो एक्साइज के पास रजिस्टर्ड हो जाती है। कोई शादी करता है तो निकाहनामा तैयार होता है, डॉक्यूमेंट, और वो यूनियन कौंसिल में जाकर रजिस्टर्ड हो जाता है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई ना कोई रेजिडेंस होती है, किसी न किसी जगह पे वो रजिस्टर्ड होता है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होता है वहां पे रजिस्ट्रियां रजिस्टर्ड होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में करार दिया था कि शहरी जमीन पे इंतकाल नहीं रजिस्ट्रियां होती। तो इस तरह ये रजिस्ट्री का जो सिलसिला है ये मार्ज़ वजूद में आया। अब ये होता कैसे? सबसे पहले रजिस्ट्री करवाने के लिए जो पहला स्टेप है, मैं कोशिश करूंगा इसको बड़े सादा अल्फाज में और आम फहम में इसको आपके सामने बयान करूं ताकि किसी को इसमें कोई इबाहम ना रह जाए। तो पहला स्टेप इसमें क्या है? पहला स्टेप है फर्द बैन का, यानी जमीन बेचने के लिए फर्द निकालना, ताकि जो बंदा जमीन बेच रहा है ये पता भी चले कि जमीन उसके नाम है या नहीं। तो इसलिए फर्द बैन निकाला जाता है और उसके साथ ये भी होता है कि क्या कोर्ट की कोई डिक्री या कोई स्टे तो नहीं है। दूसरा फर्द बैन में एक और खास बात भी आपको बता रहा हूं, फर्द बैन एक वक्त में सिर्फ एक ही निकल सकता है, कभी दूसरा फर्द बैन नहीं निकलता। एक वक्त में एक फर्द बैन निकलेगा, दूसरा नहीं, और एक मतलब जो फर्द बैन निकलेगा उसकी लिमिट 14 दिन होती है। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर रजिस्ट्री नहीं होगी। यानी रजिस्ट्री के लिए ताज़ा फर्द बैन होना लाज़िम है। तो ये पहला स्टेप है। आपने फर्द बैन ले लिया, अब इस पे क्या होगा? आपने अपनी जमीन की मालियत के हिसाब से स्टाम्प लेना है, ई स्टाम्प पेपर लेना है, यानी ई स्टाम्प पेपर, ऑनलाइन स्टाम्प, यानी ऑनलाइन स्टाम्प पेपर जो बैंक देता है वो आपने मालियत के हिसाब से लेना है। मालियत के हिसाब से आपने वो ले लिए, वो फाइलर के लिए 5% टैक्स के हिसाब से, नॉन फाइलर के लिए 6% टैक्स के हिसाब से, और जरी जमीन पर 4% टैक्स की अदायगी होगी। यानी टैक्स की जो अदायगी है वो कितनी होगी? जरी जमीन पर 4%। यूं ये आपने ले लिए, इसके बाद अमल शुरू होता है उस पर लिखाई का। रजिस्ट्री में बेचने वाले का नाम लिखा जाता है और खरीदने वाले का नाम भी लिखा जाता है। इसके अलावा गवाह के नाम भी लिखे जाते हैं, उनके एड्रेस लिखे जाते हैं, उनके आईडी कार्ड नंबर लिखे जाते हैं। इसके बाद डीसी रेट, जो उसकी जगह का सरकारी रेट है, वो भी लिखा जाता है, वो भी लिखा जाता है। अब इससे अगला स्टेप क्या है? ये सारी चीजें लिखने के बाद आपने उस पे जो खास बड़ी रजिस्ट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है नक्शा। यानी रजिस्ट्री पे नक्शा भी लिखना लाजिम है। फर्ज किया आप एक मकान लेते हैं तो उसमें नक्शा होगा कि मशरक मगरब शुमाल जाओ, यानी इसके मशरक में क्या है, किसका घर है, मगरब में किसका घर है, शुमाल में किसका घर है और जनूब में किसका घर है।
ये प्लाट इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। क्यों क्यों ये जरूरी क्यों है कि कल कोई उस पर कब्जा न करे, इसलिए ये लिखा भी जाता है। यूं ये लिखने के बाद आपने उसके टैक्स जमा करना होता है। अब टैक्स जमा कराएंगे तो उस टैक्स की रसीदें भी आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो, टैक्स की रसीदात आपके पास जब आ गई तो यहाँ पे लिखने का अमल तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। अब आपने जो डॉक्यूमेंटेशन होगी रेलिवेंट वो साथ फॉर्म बे वगैरह कभी होता है, रजिस्ट्रेशन टैक्स की जो रसीदें होती हैं वो होती हैं, आईडी कार्ड होते हैं, ये लेने हैं और आपने चला जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस में। यहाँ तक ये सारे प्रोसेस तहसील से बाहर हो सकते हैं। यानी ये जो स्टाम्प वाले हैं ये आपकी इस रजिस्ट्री के मामले में खासे हेल्पफुल होते हैं, ये कर करते हैं। यानी ये खास सारा प्रोसीजर उनको पता होता है। अब आप वो लेके रजिस्ट्रार ऑफिस में चले गए, वहां पे आपने जाके बयान कराने, बयान करा बेचने वाले ने बयान कराने और वहां पे रजिस्ट्री रजिस्टर्ड हो जाती है। अब वो रजिस्टर होती है, उसको जिल्द नंबर वगैरह लग जाता है और जब भी आप चाहेंगे वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी टेस्टेड कॉपी आपको मिल सकती है और वहां पे आप बयान करा के यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है और ये रजिस्ट्री एक हफ्ता में बाय डाक आपके नाम पर भेज दी जाती है। अब एक बात कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फर्क है, या रजिस्ट्री के बेस पे इंतकाल कैसे होगा? तो रजिस्ट्री और इंतकाल दोनों ही टाइटल डॉक्यूमेंट है, यानी मलकियत के सबूत हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है मलकियत के लिहाज से। सिर्फ शहरी इलाकों में, क्योंकि मैंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि शहरी इलाकों में रजिस्ट्री हो और देहाती इलाकों में इंतकाल होते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का फर्क है, बाकी उसकी मलकियत के सबूत के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। अब अगली बात, उस पर इंतकाल कैसे होगा? अब वही रजिस्ट्री लेके पटवारी के पास जाएंगे और 300 रुपया इंतकाल की फीस है वो अदा करेंगे तो वो रजिस्ट्री इंतकाल में हो जाएगी। इसलिए ये प्रोसीजर था सारा, यानी फर्दे बैर निकालने से लेकर रजिस्ट्री की कंप्लीट होने तक और उसके बाद इंतकाल होने तक किस तरह यह रजिस्ट्रेशन का अमल कंप्लीट होता है। इसमें कोई अगर इमाम होगा तो वो जो स्टाम्प वाले होंगे वो आपको हल कर देंगे। इसमें एक और ख़ास बात है कि जो फीस होती है रजिस्ट्रेशन की या जो सेल परचेज की फीस होती है ये ऊपर नीचे वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट कर देती है, कभी इसकी जो रेट है बढ़ा देती है, कभी कम ये हो सकती है। यानी ये फाइनली आज से 10 साल बाद कोई वीडियो देखे कि आज तो फीस जो है वो 10% है, 20% या कुछ भी है, तो ये फीस का ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपको रेलिवेंट टाइम पर पता चल जाएगा जब आप रजिस्ट्री कराएंगे कि आजकल उसकी फ़ी कितनी है और वो आपने जमा करनी होती है, वो किसी ने बाई हैंड आपसे लेनी होती है, वो बैंक में जमा होती है। तो ये वो सारा प्रोसीजर है जिसके तहत आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट होती है और आपकी ओनरशिप बन जाती है।